आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन जो जिस मांग पर थी, उस मांग के पूरा होने के बाद हमारे बीच उपस्थित हैं कॉमरेड शशि यादव। और मैं शुरुआत करूंगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप जानते हैं कि इस दौर में किसी श्रमिक आंदोलन को टिकाना और जीत हासिल करना कितना मुश्किल है। तो आइए हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले आप तमाम साथियों से ये अनुरोध है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बात हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, हमारी अपील ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, हमारा जो सूचना है और जो अनुरोध ये कार्यक्रम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचारित हो, हमारी बात पहुँचे, ये गुजारिश रहेगी। और इसी गुजारिश के साथ शशि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार। अभी आपने जो आंदोलन किया उससे जो एक अनुभव, एक ऊर्जा मिली आपको, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप कोई जानकारी दें। देखिए, इसके पहले भी आपके पेज से लाइव हुए थे इसी हड़ताल के दरमियान में, और उसमें भी सारी बातों को हमने रखा था कि हड़ताल में क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। 12 जुलाई से हड़ताल शुरू हुई थी और 32 दिन के बाद हड़ताल समाप्त हुई, और ये सचमुच में मतलब कह लीजिए कि ऐतिहासिक आंदोलन चला। मतलब महिलाएं इसमें, टोटल आशा कार्यकर्ता महिलाएं हैं, और इन महिलाओं के द्वारा, आशा और आशा फैसिलिटेटर, इन महिलाओं के द्वारा ही, ये आशा फैसिलिटेटर के जरिए ही इस पूरे हड़ताल को संचालित किया गया। आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन है आज के दौर में कोई आंदोलन को शुरू करना और आंदोलन को चलाना। 32 दिन तक उस पीएससी पर, जहां वो काम करती हैं, जहां उसका वो सेंटर है, उस पीएससी पर लगातार धरना प्रदर्शन को संचालित करते हुए, एक साथ आप समझ लीजिए कि अपने अधिकारियों से लड़ते हुए, थाना प्रशासन से लड़ते हुए और पब्लिक को से भी डील करते हुए इस हड़ताल को इन महिलाओं ने सफल बनाया। और अंत में जो महागठबंधन की सरकार है, जिससे कि पूरे बिहार की आशा और फैसिलिटेटर को अपेक्षा थी, हम लोगों को भी ये अपेक्षा थी, क्योंकि महागठबंधन के नेताओं ने खुद कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम स्कीम वर्कर, खास करके आशा और सब सारे स्कीम वर्कर, उसमें आशा कार्यकर्ता के का भी हम पैसा बढ़ाएंगे, उनको अस्थायी करने की तरफ हम बढ़ेंगे। और इस स्थिति में मतलब 2-3 राउंड वार्ता के बाद ये सरकार कह दी थी कि हड़ताल तोड़ करके आइए, तब हम कोई बात करेंगे। ये पोजीशन पर सरकार पहुंच गई थी, और चैन मुक्ति से लेकर के एफआईआर से लेकर के सारी चीजें, मतलब दमन, सरकारी दमन का भी जो रुख अख्तियार होता है, वो सारे रुख को अख्तियार करते हुए, ये बात सही है कि जो भाजपा जिस लेवल पे दमन का रुख अख्तियार आज हरियाणा में की हुई है, सारे वहाँ भी आंदोलन चल रहे हैं आशा और आशा संगिनियों का, तो वहाँ जिस तरह से भाजपा की सरकार ने दमन ढा रखी है, सबको नज़रबंद, नेताओं को नज़रबंद कर रखा है, सारे मतलब प्रदर्शन तक नहीं करने दिया गया, एस्मा तक लगाया जा रहा है, उस स्तर का तो नहीं बिहार में हुआ, क्योंकि महागठबंधन की सरकार थी। इसका फायदा हम लोगों को जरूर मिला, मगर चैन मुक्ति की धमकी देना और दर्जनों पीएससी पर एफआईआर कर दिया गया। तो इस सब के बावजूद आशा कार्यकर्ता फैसिलिटेटर मजबूती से लड़ी, और हमारा जो मतलब मांग, सारी मांगे तो नहीं मिल पाई, और हम जितना चाहते थे उतना तो नहीं मिल पाया,
मगर निश्चित हमारा जो पहला और इस हड़ताल की जो आत्मा थी कि पारितोषिक शब्द को बदल करके आप मानदेय कर दीजिए, इस बात को सरकार ने माना और 1500 रुपया ही मात्र बढ़ाया। मतलब हम लोग तो चाह रहे थे कि कम से कम 5000 रुपया बढ़े। आज के डेट में भी बिहार सरकार पिछला अगर 1000 जोड़ लीजिए और इस बार का 1500 रुपया, ये 2500 मानदेय में उसने तब्दील कर दिया। फिर भी पूरे राज्य भर, पूरे देश भर में अन्य राज्यों में जितना मिल रहा है उससे सबसे कम है बिहार, ये पोजीशन है। तो ये तो पता चला कि कितना कठिन था और बहुत ही कठोर। मैं ये एक सवाल आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें क्या कोई प्रेरक घटना या कोई कहानी या कोई व्यक्तित्व आप साझा करना चाहती हैं हमारे श्रोताओं से, हमारे दर्शकों से? कोई महिला, क्योंकि पिछले दशक में देखा जाए तो महिलाओं का कोई आंदोलन शायद ही इतना बिहार में हुआ हो इस तरह का, और एक ऐसे दौर में जब कि महिला पहलवान का एक आंदोलन जो है, खिलाड़ियों का एक सांसद के महिला उत्पीड़न के खिलाफ जो महिला आंदोलन देश भर में चला, जिसके पक्ष में किसान भी गए और आप लोग भी खड़े थे, तो ठीक उसी समय ये आशा कार्यकर्ताओं का एक आंदोलन, एक महिलाओं का ही कहा जाए कि पूरी तरीके से महिलाओं के नेतृत्व में चला हुआ लड़ा गया एक आंदोलन जिसकी जीत हुई है। तो ये कौन सी ऐसी कहानी है या कौन सी ऐसी घटना है जो आप एक जिक्र करना चाहेंगे, जो आपकी याद में हो? देखिए, ये हड़ताल में तो बहुत रोचक घटनाएं हुई हैं। आप आशा कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि किस तरह से कठिनाइयों को झेलते हुए भी, उसमें भी वो किस तरह से इस आंदोलन को कहिए कि एक उत्साह से वो की हैं। इसमें आप देखिए कि थाली पीटने वाली, मतलब हम लोगों ने आह्वान किया था कि हमारी थाली खाली है और थाली पीटा जाए, तो मतलब पीएससी पे 100% एक तरह से कहिए कि भागीदारी महिलाओं की हुई और जबरदस्त ये कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम कह लीजिए कि ये हुआ। और मतलब इतने जोर से थाली उन लोगों ने बजाया कि उनके अधिकारी पदाधिकारी सारे लोग मतलब अपना चैम्बर छोड़ करके लोग निकल गए, बल्कि एक दो जगह इसी गुस्से में जाकर के वो एफआईआर कर दिए। मगर आशा कार्यकर्ता लोग कहीं कि ठीक है, आपको जो करना हो कीजिए, मगर वो एक सिंबल था। और पूरे बिहार में एक साथ कह लीजिए कि 11 से 11:30 बजे तक वो दृश्य, आप वीडियो बहुत सारे आपको मिले होंगे, तो वो एकदम अजीब देखने में इतना उत्साहित और मतलब वो जबरदस्त वो वीडियो है। और इसके साथ कह लीजिए कि एक ये भी आंदोलन का अगर आप स्वरूप देखिए तो मतलब हम लोगों ने आह्वान किया था कि अपने पूरे परिवार बाल बच्चों के साथ पीएससी पर बैठिए, खाना पीना बनाइए, खाइए। तो वो भी महिलाओं ने जबरदस्त रूप से मतलब अपने पीएससी पे एक सामूहिक जो दिखता है कि सब लोग मिल करके जो ही था वो लोग बनाई, खाई। एक और अपने अधिकारियों तक को उन लोगों ने खिलाया कि आइए आप आज हमारे, मतलब भले आप अलग खड़े हैं मगर आइए आप हमारे आंदोलन के साथ खड़े होइए और इसमें सहयोग कीजिए। ये इसका एक घटना और मैं जिक्र कर दूं कि सावन का महीना चल रहा है, बस अब 2 दिन में सावन समाप्त होगा। ऐसे ही हम लोगों के मतलब नेतृत्वकारी लोगों के दिमाग में बात आई कि महिलाएं इस समय सावन में मेहंदी लगाती हैं, तो चलिए मतलब हम लोग इस मेहंदी को आंदोलन का स्वरूप कैसे दे दें। और हम लोगों ने आह्वान किया कि हम अपने हाथ हथेली पे मेहंदी से ये मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार मुर्दाबाद, और इस महागठबंधन की सरकार को कितने तेजस्वी खोलो कान, हमको चाहिए मानदेय का अधिकार। तो ये कहिए कि हजारों महिलाओं ने इसको बना करके और तेजस्वी के मतलब पीए के व्हाट्सएप पे, नीतीश जी के पीए के व्हाट्सएप पे एकदम इतना जबरदस्त भेजा कि पूरे अधिकारी पदाधिकारी सन्न थे कि ये हमारा क्लियर मतलब नंबर कैसे यहाँ तक पहुँच गया और कैसे यहाँ तक ये चीज़ें आई। तो इसको भी महिलाओं ने एंजॉय किया। तो आप सब सुन ही रहे हैं कि किस तरीके से इस आंदोलन पर अगर किसी दिन रिपोर्ट बनेगी तो कितनी दिलचस्प कहानियां आपके सामने आएंगी।
हक अधिकार को लड़ने की राह जो में जो हुआ, जो कठोर रास्तों, दुर्गम रास्तों पर चलते हुए, झेलते हुए यहाँ तक पहुँची हैं हमारी आशा कार्यकर्ताएं। शशि जी, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि हक अधिकार के लिए दो जगह लड़ाइयाँ चल रही थीं, एक देश में और एक बिहार में। एक तरफ जहाँ भाजपा भी दावा कर रही थी कि आशा कार्यकर्ताओं की लड़ाई जो है वो लड़ रही है और उनकी मांगों को पूरा करवाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वो देश में महिलाओं का जो महिलाओं के प्रति उसका जो रुख है केंद्र की सरकार का, और एक इंडिया बनने के बाद जो यहाँ की सरकार है उसको लेकर के जो उसने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की। यहाँ तक कहा कि आप एक जो दल है वो महागठबंधन का पार्ट है और वो कैसे जो है सरकार से, तो कितना कठिन था और किस तरीके से आपने चीज़ों को सुलझाया और यहाँ तक, तो क्या संदेश देना चाहती हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो कि इंडिया का पार्ट है, तो इसको कैसे अलग करके देखती हैं आप? देखिए, ये आंदोलन जब हम लोग शुरू कर रहे थे उस समय भी ये दुविधा थी और ये बात कई लोग कह भी रहे थे कि आप अपने ही सरकार से लड़ रहे हैं। तो इस बात को हम लोग ले गए और ये सच्चाई है, किसी की सरकार रहे तो इस स्थिति में हम अपनी ही सरकार से हम लड़ाई तो होती है, दोस्ताना लड़ाई भी होती है। और हम जब तक ये हम लोगों ने कहा कि बच्चा अगर जब तक रोएगा नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो हम अपने सरकार से अपनी समस्याओं पे हम आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं और सरकार सुनेगी हमारी बात। और सुनी, यही सरकार थी कि इन्होंने मानदेय शब्द को लिखा, क्योंकि पिछली सरकार तो कह लिए मंत्री ने अंतिम समय में पूरे बिहार की आशा और फैसिलिटेटर को धोखा दिया और वो हम इस आंदोलन को कह लीजिए कि 4 साल पीछे ले गए। अगर 4 साल पहले मानदेय शब्द मिल गया होता हम लोगों को तो आज हमारा 4 साल आगे का आंदोलन हम करते कि हमें संविदा कर्मी में आप डालिए, हम इससे एक कदम आगे की लड़ाई लड़ते, मगर हम 4 साल पीछे की लड़ाई लड़ रहे थे। ये भाजपा सरकार ने किया और ये भाजपा के नेता जा करके एक मिनट, यानी कि श्रम की लूट का जो अभ्यास है वो बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था जी। और आज के दिन भी अगर आप केंद्र मतलब आप सोच लीजिए कि 9 साल से केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार बैठी है, ये धरना पे जा करके हड़ताल में आशाओं के बीच में जाके ये अपना वोट बैंक बनाना चाह रहे थे। हम लोगों ने कहा और हम लोगों क्या आशा कार्यकर्ताओं ने इस सवाल को भाजपा विधायकों से पूछा जो गए थे धरना पे अपना समर्थन देने के लिए, कहा कि हमको आपकी समर्थन की जरूरत नहीं है, अगर सचमुच आप हमको समर्थन देना चाहते हैं तो आप केंद्र में हैं और वहां से आप हमको मोदी सरकार, क्योंकि ये केंद्र की स्कीम है, ये केंद्र की योजना है। अगर प्रोत्साहन राशि में राज्य सरकार 60% देती है, हमारी फैसिलिटेटर बने इस हड़ताल में थोड़ी सी नाखुश भी हो गई थी कि बिहार सरकार हमारे लिए, क्योंकि उनको अलग से पैसा दिया जाता है पर डे के हिसाब से, तो वो डिमांड हम लोगों ने रखा था कि 30 दिन का हमको मतलब आशा फैसिलिटेटर को दिया जाए, क्योंकि 300 दिन काम उनसे लिया जाता है और पर डे जो आप 300 देते हैं वो 500 दीजिए। तो ये बिहार सरकार दे ही नहीं सकती है क्योंकि ये केंद्र की योजना है। केंद्र अगर पैसा बढ़ाएगा तभी इसमें बिहार सरकार पैसा मिला करके उसको देगी। यानी कि भाजपा के नेताओं ने यहाँ भी एक तरह का भ्रम फैला करके रखा जी, जो राज्य सरकार के खिलाफ। तो ये हमारी आशा बहनें इसको क्लियर की। आशा बहनों ने पूछा कि 9 साल से आपकी सरकार है, आपने 1 रुपया भी क्यों नहीं बढ़ाया हमारे प्रोत्साहन राशि में, या हमारे फैसिलिटेटर के जो आपने 10 साल पहले करीब 10 साल के लगभग फैसिलिटेटर की बहाली किए हैं और उस समय जो फैसिलिटेटर का पैसा आपने तय किया आज भी वही रेट दे रहे हैं। तो ये 9 साल में 1 भी रुपया क्यों नहीं बढ़ा? केंद्र सरकार के तो भाजपा जो विधायक जाते थे उनके पास कोई जवाब नहीं रहता था और ये सवाल है। और सिर्फ यही सवाल नहीं है, अगर आप देखिए तो ये फर्क है, क्योंकि आप आशा बहनें इस चीज़ को समझ रही हैं, हम लोग जब जाते थे फैसिलिटेटर बहनें समझ रही हैं कि केंद्र सरकार ने रेल बेच दिया,
हवाई अड्डा बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, रेल प्लेटफॉर्म बेच रहा है, स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, स्कूल का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। आज मतलब कह लीजिए कि एयरफोर्स की बहाली में 4 साल की बहाली आपने, सेना की बहाली में आप 4 साल की बहाली आपने कर दी है। तो ये सारी बहनें समझ रही हैं। और जब हम लोग इस बात को कहते हैं कि कोरोना आने की वजह से अस्पताल का प्राइवेटाइजेशन रुक गया, क्योंकि अस्पताल को पीपीपी मोड में सरकार का पूरा पैनल तैयार है, पब्लिक पार्टनर प्राइवेटशिप, ये पूरा पैनल तैयार है, सिर्फ कोरोना की वजह से रुक गया। तो इस बात को आशा बहनों को जब हम लोग बताते हैं कि अगर 24 में ये सरकार आ गई तो ये मतलब तमाम अस्पतालों का प्राइवेटाइजेशन करेगा और ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पे आशा और आशा फैसिलिटेटर की छटनी की जाएगी। तो इस बात को उन लोगों को समझ में बिल्कुल आसानी से आता है, क्योंकि दिख रहा है कि सारे विभाग, जितने सरकारी विभाग हैं, सबका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो सिर्फ एक अस्पताल बचा है, ये भी हो जाएगा। तो इसलिए आशा बहनें मूड बना रही हैं, फैसिलिटेटर बहनें भी मूड बना रही हैं कि जो सरकार हमें मानदेय शब्द दिया है, जो सरकार हमको सहयोग कर रहा है, वह उसके खिलाफ, और जो हमारी नौकरी पे हमला कर रहा है, क्योंकि इसी भाजपा के मंत्री ने 36,000 आशा और आशा फैसिलिटेटर के गर्दन पे सर्टिफिकेट जांच के नाम पे उसकी नौकरी खत्म कर चुके थे, उनका पोर्टल बंद करवा चुके थे। मगर महागठबंधन की सरकार ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने के पहल पे, हम पहल तो यूनियन का था, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्टू, हम लोगों ने इसको पहल किया था और उनके पहल पे उन्होंने इस पर एक्शन लिया और 36,000 आशा की गर्दन बची। तो ये बड़ी बात, ये फर्क है भाजपा और महागठबंधन की सरकार में। जी, तो ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक आंदोलन जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, महिला उत्पीड़न के खिलाफ चल रहा था, न्याय के लिए। दरअसल मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, महिलाओं और महिलाओं के श्रम को न्याय मिले, उसकी लड़ाई थी बिहार में भी और देश के स्तर पर भी। लेकिन भाजपा का जो महिलाओं के प्रति एक जो रवैया है, उसको आप लोगों ने शशि जी के शब्दों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा, समझा, जाना। शशि जी, हड़ताल करना कोई आम बात तो है नहीं। आपने इसमें जो दुश्वारियां हुई हैं उससे रोज़ बरोज रूबरू होना पड़ता होगा। तो इसमें जो महिलाओं को एक बल मिला, मांगों के पूरा हो जाने के बाद या मानने के बाद, या एक उम्मीद जो बंधी है, इसको आप आने वाले दिनों में जो आंदोलन और आंदोलन के नेताओं के प्रति जो एक रवैया है, उसको आप कैसे देखती हैं? क्या मैसेज, संदेश गया है? देखिए, इससे तो उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया है। पहले वो अपने अधिकारी से बात करने में भी डरती थी, मगर पिछला हड़ताल जो हम लोग किए तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था, बढ़ा था। और इस बार तो मतलब कहिए कि उनको लगा ही नहीं कि कोई बहुत इतना लंबा हड़ताल हमारी चली, बल्कि वो लोग 3 महीने तक के लिए तैयार थी कि सरकार अगर 3 महीने तक भी हड़ताल चलाएगी तो हम लोग चलाने के लिए तैयार हैं। तो ये कह लीजिए कि मतलब आप समझ लीजिए कि दर्जन भर पीएससी पर केस हो चुका है। अधिकारी पदाधिकारी लगातार धमकी देते थे, मगर वो डरी नहीं, और वो मतलब एकदम हिम्मत से अपने अधिकारियों से बात करती थी और बल्कि कन्विंस करती थी कि कैसे हमारा ये हड़ताल जायज़ है, आंदोलन हमारा जायज़ है। उसके बाद अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि अब कई केस हो चुके हैं, तो केस से भी वो निपट रही हैं। ये नहीं कि डर करके भाग गई कि अब आंदोलन नहीं करेंगे और हाँ हड़ताल में गए तो हमारा केस हो गया। वो कोर्ट में खड़ी होकर के बेल ले रही हैं। अधिकारी कहिए कि मतलब अब हड़ताल टूट गया मगर केस कर दिए तो अब तो कोर्ट के प्रोसेस से जाना है, तो अधिकारी भी समझौता कर रहे हैं कि चलिए हम समझौता के तहत ये करेंगे। ये उनके अंदर भय नहीं है कि हम जेल चले जाएंगे, ये हो जाएंगे। साहस बढ़ा है। हाँ, ये साहस बढ़ा है। और एक संगठन यूनियन को मजबूत करने का ये भी सोच बढ़ी है कि अगर हमारा यूनियन मजबूत होगा, हमारा संगठन मजबूत होगा, हम एकताबद्ध रहेंगे, तभी हम इन सारे सवालों पे मतलब कि बोल सकते हैं और अपनी मांगों को हल कर सकते हैं।
एक किस्म का बहुत जागरूकता आई है महिलाओं में। तो ये आगे की क्या योजना है? आगे आप किस तरफ आंदोलन या आंदोलन से जुड़ी महिलाओं को, आशा कार्यकर्ताओं को आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए मैं इसमें एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हड़ताल और इससे जो एक महिलाओं के अंदर पूरे मतलब आप समझ लीजिए 90,000 आशा आंदोलन में थी। और आप देख लीजिए कि 3 तारीख को पटना में ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ। ऐसा प्रदर्शन पटना में तो नहीं ही हुआ था। तो इससे एक उनके अंदर महिला प्रश्नों पे भी वो जागरूक हुई हैं कि क्योंकि उसमें एपोआ की नेता भी आई थी, बात रखी थी, और हम लोग भी लगातार एपोआ आंदोलन से ही सामने आए हैं। तो इससे एक हम लोग जो लगातार इस संदर्भ में भी बात ले जाते हैं, तो उनके अंदर भी एक जागरूकता आई है कि नहीं, महिला प्रश्नों पे भी हमको उठ खड़ा होना चाहिए, महिला प्रश्नों पे भी हमको बोलना चाहिए, क्योंकि आशा कार्यकर्ता महिला उत्पीड़न की भी शिकार होती हैं। और वैसी स्थिति में एपोआ ही बिहार में एक महिला संगठन है जो खड़ा होता है इनके साथ है। तो ये भी शिक्षा और ये भी वैचारिक रूप से एक उनके अंदर मजबूती आई है कि हमको महिला आंदोलन को भी संगठित करना चाहिए और महिला संगठनों के साथ भी संगठित होना चाहिए। और इसलिए कहिए कि उनके बीच में एपोआ की मेंबर भी बन रही हैं। और आगे हम लोग इस संदर्भ में आगे इसको इस रूप में बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि पटना में अभी स्कीम वर्कर्स फेडरेशन का एक्टू से संबद्ध जो स्कीम वर्कर फेडरेशन है, इसका राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कहिए पटना का सौभाग्य की बात है, बिहार की आशा बहनों के लिए सौभाग्य की बात है। स्कीम वर्कर्स पर हम लोग इस सम्मेलन पर बाद में आएंगे। एक जो ये बात है कि महिलाओं का घर की दहलीज से बाहर निकलना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, और वो जो एक परिवार होता है उसका अपना एक वैचारिकी होती है उसकी। तो उन पुरुष साथियों को जो महिलाओं को रोकते हैं, या फिर आशा बहनों को ही मान लीजिए कि इस आंदोलन में आने से जो एक हिचक होती है उनको रोकते हैं, या फिर कहते हैं कि भाई आप जो है घर में रहिए, आपको आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है या राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वैसे पुरुष साथियों को, वैसे परिवार के सदस्यों को या समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, आशा कार्यकर्ताओं में तो ये हम लोगों ने देखा और आप लोग भी देखे होंगे कि आशा में खुद वो काम भी, अपना काम जो है उसका क्षेत्र में वो खुद करती हैं। तो ये एक जागृति उनके अंदर आई है, और उनके परिवार भी, वो अपने परिवार को भी इस मामले में मोटिवेट की हैं, ये हम लोगों ने देखा है। और बल्कि आशा कार्यकर्ता का मतलब हड़ताल के दरमियान में हम लोग देख रहे थे, क्योंकि भाकपा माले के विधायकों की एक ज़बरदस्त भूमिका रही है, और भाकपा माले के लोग भी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हड़ताल में बहुत मजबूती से उतरे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कई जगह देखा, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हम कर रहे हैं, महिलाओं ने कहा कि हम लोगों के परिवार के लोग कहते थे कि भाई ये तो भाकपा माले जैसी पार्टी तो ये सही पार्टी नहीं है, इसमें हम लोगों को वोट नहीं देना है, इसमें हम लोगों को जाना नहीं है। मगर जब हड़ताल में उन्होंने देखा, और मतलब एक उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ कि जो भाकपा माले के पूर्व विधायक हैं अमर यादव, वो सिवान में लगातार वो धरना प्रदर्शन में जाते थे। वहाँ की आशाओं ने कहा कि अब हम अपने परिवार से लड़ेंगे, अपने पुरुष से लड़ेंगे, कि हमारे घर का हस्बैंड, हमारा पति, हमारा बेटा एक दिन नहीं देखने आया कि हम धरना पे कैसे बैठे हैं, मगर भाकपा माले के नेता विधायक आकर के हमको पानी पिला रहे हैं, जो उनसे बन पड़ रहा है वो हमको दे रहे हैं। तो ये अब हम लोगों को समझ में आ रही है कि ये कैसी पार्टी है, कैसे लोग हैं। तो ये एक आप समझ लीजिए कि कितनी विकसित हुई है चीज। बहुत ही सकारात्मक संदेश गया है। और उन्होंने साफ कहा कि हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि हम लोगों के लिए कौन लड़ रहा है और कौन लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा रहा है। लड़ने वाले तो और एक दो लोग हैं, मगर वो सिर्फ एक तरह से मोहरा बनाते हैं, मगर अंजाम तक कौन पहुंचा रहा है ये भी आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटरों को दिख रहा है। और वो साफ इस बात को कह रही हैं कि अब हम अपने घर के परिवार से भी अगर लड़ करके हमको आंदोलन में आना होगा तो हम आंदोलन में आएंगे।
और लड़ करके हम अपने मतलब हमको कहीं राजनीतिक स्तर पर भी, वोट के लेवल पर भी हमको अगर जहां समझ में आएगी हम वहां अपना मतदान करेंगे। ये अब हमको परिवार नहीं चला सकता है। तो ये एक जो समझदारी बढ़ी है, ये इस हड़ताल में और ज़्यादा निखर करके सामने आया है। जी, ये आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक आंदोलन से जो जागृति आती है, जो ऊर्जा आती है, उससे किस तरीके से न केवल आंदोलनकारी का मिजाज सशक्त होता है, वो पूरा समाज, आस पड़ोस भी जो है उसका एक सशक्तिकरण होता है। तो स्कीम वर्कर्स की बात हो रही थी। स्कीम वर्कर्स का क्या मतलब है और इसमें कौन लोग हैं, किनको स्कीम वर्कर्स कहा जाए, और इसका सम्मेलन होने वाला है, तो इन सब बातों को लेकर के एक हमारे दर्शकों को आप रूबरू करा दें। देखिए, अब तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अब तो स्कीम के जरिए ही अपना काम करवाती है। मतलब क्योंकि सरकार को मतलब सस्ते में सस्ता श्रम मिल जाता है। महिलाएं सबसे ज़्यादा कहिए कि सस्ते श्रम के रूप में महिलाओं को इस्तेमाल करते हैं। और इस सोच के तहत कि महिलाएं जब घर में अपना श्रम करती ही हैं तो समाज में भी थोड़ा सा यही श्रम कर लें, ये जो पुरुषवादी सोच है, इसके तहत सरकार स्कीम को लाई है। और इसमें कह लीजिए कि आंगनबाड़ी आ जाती है। यानी जब कोई काम आया तो आपको मतलब काम में लगा दिया गया, और जब काम नहीं रहा तो आपको मैंने फिर नहीं, कोई। इसमें अभी तक अस्थाई नेचर का काम है। अच्छा अच्छा। स्कीम जो है ये अस्थाई नेचर, वही तो हम कह रहे हैं कि अस्थाई नेचर के काम को भी आप अस्थाई कर दिए हैं, स्कीम का नाम आप दे दिए हैं। क्योंकि इसके जरिए आपको मतलब बंधुआ मजदूर मिल जाएगा, सस्ता श्रम मिल जाएगा। क्योंकि आप आंगनबाड़ी 30-35 साल से आंगनबाड़ी आप चला रहे हैं, ये अस्थाई नेचर का है। समाज में आप सबसे निचले तबके, जो सबसे गरीब घर के बच्चे हैं, उसका पोषण आप देते हैं। जो धात्री माताएं हैं जिसको कुपोषित हैं, तो उनको आप पोषण देते हैं। तो ये तो आप 30-35 वर्षों से चला रहे हैं, ये अस्थाई नेचर का काम है। मगर आप स्कीम के नाम पे चला रहे हैं, और इस वजह से आप 6,000 6,500 रुपया आप आंगनबाड़ी सेविका को देते हैं, सहायिका को उससे भी 3,500 रुपया देते हैं आप महीना का, आप समझ लीजिए। और अब उस कह रहे हैं क्या कि ये तो मात्र 3 घंटे 4 घंटे का काम है। कोई भी 3 घंटे 4 घंटे का आप आंगनबाड़ी चले जाइए, कोई 3 घंटे 4 घंटे का काम है। एक बच्चा को संभालना, घर में 2 बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है, और वहां आप 40 बच्चे को संभालते हैं। उसी तरह से आशा है। आज पूरे हेल्थ का अगर रीढ़ है तो आशा है। आशा हड़ताल में चली जाती है, इंद्रधनुष आपको पीछे करना पड़ा, आगे बढ़ा देना पड़ा। सारा टीकाकरण आपका ठप हो गया था, पूरा पीएससी ठप पड़ गया था। क्योंकि जितने तरह का सर्वे है, 52-65 तरह का काम अब आशा कार्यकर्ता करती है, और इसको आप स्कीम का नाम दिए हुए हैं। इसमें कौन लोग आएंगे, स्कीम वर्कर्स के रूप में कौन लोग शामिल हैं? यही आंगनबाड़ी हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, आपको मिड डे मील हैं जो स्कूल में खाना बनाती हैं, जो बच्चों को पोषण देती हैं सरकारी स्कूल में। इसी वजह से कह लीजिए कि बच्चे की संख्या बढ़ रही है, तो वो मिड डे मील वर्कर आती हैं। तो ये सारे लोग, मतलब यहाँ कुरियर है, जो डब्बा वैक्सीनेशन कुरियर जो है, वो कुरियर डब्बा उठाते हैं वैक्सीन का। ये लोग केंद्र के अंतर्गत हैं या फिर राज्य के अंतर्गत? ये सब केंद्र के अंतर्गत योजना चल रही है। यानी आपकी अगली लड़ाई जो है वो केंद्र है। अब बिल्कुल, अब क्योंकि केंद्र सरकार ने 9 सालों में 1 रुपया नहीं बढ़ाया, और जब से इनकी बहाली हुई है, आंगनबाड़ी का थोड़ा बहुत कुछ बढ़ा है, आशा कार्यकर्ता का वो भी प्रोत्साहन राशि में कुछ पैसा नहीं बढ़ा है। तो अब सीधे केंद्र के खिलाफ लड़ाई चलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार बिल्कुल इसके लिए जिम्मेवार है, और वो एकदम से पैसा भी नहीं बढ़ा रही है और कोई सुविधा भी नहीं बढ़ा रही है। केंद्र पर जब बातचीत हो रही है तो अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ है, आपने भी उसको समझा होगा, और वो महिलाओं से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। गैस सिलेंडर का दाम जो है वो 200 रुपये कम कर दिया गया। तो इसके पीछे अब तक क्यों नहीं कम किया गया या बढ़ाते रहा गया, और क्या ये इसमें क्या आप कैसे देखती हैं इसको, एक महिला होने के नाते भी, और महिला आंदोलन से जुड़ी हुई हैं आप, तो महिलाओं
से संबंधित इसको किस रूप में देखा जाए? आप यही समझ लीजिए कि आशा बहनें ही इस बात को कह रही थी कि हम लोग 17 साल पहले बहाल हुए, आज भी उसी रेट में काम कर रहे हैं। और 17 साल पहले सिलेंडर कितने में मिलता था? 150-200 में सिलेंडर मिलता था, 250 में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर मिलता था। आज सिलेंडर वो 1300 रुपये में ले रही हैं। तो ये एक ये लोग सवाल भी खड़ा करती थी केंद्र सरकार के खिलाफ कि अब केंद्र के खिलाफ हमको लड़ना है। तो केंद्र सरकार आज मतलब 1250-1300 रुपया अपने सिलेंडर पहुंचा दिया और वहां से आप 200 रुपया कम करने की घोषणा करते हैं, तो फिर भी तो 1100 में सिलेंडर हमको मिलेगा। तो कहां से कहां सिलेंडर का दाम चला गया? तो ये जो केंद्र सरकार है, सामने चुनाव आ रहा है और आप मतलब कि कह लीजिए जो आपके अधीन काम करने वाले लोग हैं, इनका तो आप पेमेंट बढ़ा नहीं रहे हैं, इनका तो आप पैसा बढ़ा नहीं रहे हैं, इनको आप अस्थाई कर नहीं रहे हैं, बल्कि इनका आप छटनी करने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। इसके माध्यम से आप चाह रहे हैं कि बस हम 200 रुपये सिलेंडर में करके ये जो बनियागिरी का काम आप कर रहे हैं, इससे महिलाएं मतलब ये खुश होने वाली नहीं है और कहीं से भी महिलाएं इससे खुश नहीं है, क्योंकि आप एक बार इतना बढ़ा दीजिए और फिर वहाँ से थोड़ा सा घटा दीजिए, तो इससे आपको लगे कि भाई हम बहुत कम कर दिए और इससे पूरी महिलाएं मोदी मोदी करने लगेंगी। तो ये बिल्कुल महिलाएं मोदी को घेरेंगी, केंद्र सरकार को घेरेंगी और उससे अपना हिसाब जरूर लेंगी कि आपने हमारे बच्चों की नौकरी खाई है, आपने हमारा पैसा नहीं बढ़ाया है, आप मतलब कहीं कोई हमको सुविधा आपने नहीं दिया है, इतने वर्षों तक अस्थाई नेचर का काम रहने के बावजूद हमको आपने अस्थाई नहीं किया है। ये सारे सवालों पे हिसाब और किताब महिलाएं लेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी। अंतिम रूप से ये संदेश है, शशि जी का भी कहना है कि जो सरकार जनता को सब्सिडी और रेवड़ी देना मंजूर नहीं करती थी और रेवड़ी रेवड़ी कह के जो मजाक उड़ाया करती थी सब्सिडी का, वो सरकार आज 200 रुपये सिलेंडर सस्ता करने को मजबूर हुई है। इसके पीछे आपकी ताकत है, जनता की ताकत है या इंडिया गठबंधन की ताकत है, इसको देखना होगा और निश्चित तौर पे सरकारों के खिलाफ अपने हक हुकूक की अधिकार की लड़ाई के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। इस चीज़ को हम लोग शशि जी से समझ सकते हैं।